नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजा शर्मा जी। राजा भाई, स्वागत है आपका। लगातार बड़ी बड़ी खबरें आप ब्रेक करते आ रहे हो। ज्योतिषी आकलन शब्दशः सही साबित हो रहा है और आज 9 फरवरी है। आज भी कुछ ग्रहों का मिलन होने वाला है रात को 8 बजकर कुछ मिनट पर, जो आपने प्रेडिक्ट किया है। तो आज ग्रहों से बात की शुरुआत करते राजा भाई। बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएँ करनी है, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन ये ज्योतिषी आकलन जो पत्रकारिता के साथ आपने अपने आप साथ जोड़ा है, इसको लेकर जानना चाहता हूँ। और आज जो ग्रहों की स्थिति है, इसको लेकर जानना चाहता हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में तो मेरा चूँकि इंटरेस्ट कोई 15 साल 20 साल से ही है ऑलमोस्ट, और मैं एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा पैशन के साथ अध्ययन कर रहा हूँ। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एस्ट्रोलॉजी मुझे जर्नलिज्म में बहुत सपोर्ट करती है। जर्नलिज्म में सपोर्ट करती है मिंटू से, जब मैं कोई बड़ा पॉलिटिकल असेसमेंट या पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि किस व्यक्ति की कुंडली में कौन से प्लैनेट का मूवमेंट चल रहा है। और शायद आपको तो याद होगा कि हम जब हॉटलाइन पे 4-6 महीने पहले कोई चीज़ इशारों में ब्रेक करते हैं कि इसकी संभावनाएं प्रबल है, फिर वो जब मूर्त रूप लेती है तब अपन उसको समझ पाते हैं कि कब सही कहा। आपके सामने कई उदाहरण होंगे, शायद आप याद करोगे तो, जी जी। कि चाहे वो फिर मध्य प्रदेश की सरकार की बात हो, चाहे फिर ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की बात हो, या कुछ व्यक्तिगत पॉलिटिकल लोगों की बात भी हो, ऐसा। तो ये एक मेरा पर्सनल इंटरेस्ट का विषय है। इसको मैं एक बहुत ही आनंद के लिए अध्ययन करता हूँ, फिर मेरा मन करता है तो मैं उसके बारे में लिखता हूँ। जहाँ तक आपने आज की प्लैनेटरी मूवमेंट की बात की, तो देखिए सर, जब कोविड आया था तो कोविड में 7 ग्रह एक साथ आ गए थे। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राहु की चाल और शनि की चाल बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, 36 साल के अंतराल में इस टाइप के मूवमेंट हुए हैं जिसने देश को किसी न किसी रूप से अनस्टेब्लिश किया है। मैं तो कॉलरा जब आया था आज से 100 साल पहले, वो भी चार्ट अध्ययन कर रहा था कि कॉलरा उस समय क्यों आया था। उस समय भी ऑलमोस्ट कंजक्शन वैसा ही था जो भी कोविड के टर्म में बना है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि एस्ट्रोलॉजी 100% साइंस है, उसमें कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं है, कोई रूढ़िवादापन नहीं है। ये हजारों साल से चल रहा हुआ एक ऐसा शास्त्र है, इसको अध्ययन करने वाले लोग बहुत बेहतर जानते हैं। इसमें सिर्फ आपको उस प्लैनेट्स की कैरेक्टर को स्टडी करना होता है कि ये प्लैनेट्स का बेसिक कैरेक्टर क्या है, और ये प्लैनेट यदि इस समय इसके साथ बैठेगा तो उसका कैरेक्टर कैसा रहेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे मूव करेगा। तो जो प्लैनेट्स की कैरेक्टर हम अध्ययन करते हैं तो उससे आनंद आता है कि इससे समझ में आता है कि ये कैरेक्टर अब ऐसा रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ कि तुलसीदास जी ने लिखा, राम रसायन तुमरे पासा। रसायन से मतलब केमिस्ट्री होता है, साइंस की भाषा में उसको केमिस्ट्री बोला जाता है। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे जीवन में किससे किसकी केमिस्ट्री मैच कर रही है। हम रूटीन में बोलते हैं ना कि मेरे उससे अच्छी केमिस्ट्री उस व्यक्ति से। ये क्या है? ये आपका स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है कि आपकी केमिस्ट्री उससे मैच करती है। जब केमिस्ट्री अच्छी मैच करती है तो रिएक्शन नहीं होता। वैसे ही प्लैनेट्स के साथ है कि किस प्लैनेट की केमिस्ट्री किससे मैच कर रही है, उसका मूवमेंट कैसा है, उसका गोचर कैसा है, उसकी दशाएं कैसी है, महादशाएं कैसी, प्रत्यंतर दशाएं कैसी है, वो तमाम प्रकार की बातें। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, कभी अपन इस पर अलग से एक शो करेंगे। लेकिन आज जो आपने प्लैनेट्स की बात की, आज भी प्लैनेट का मूवमेंट शनि का, दरअसल अब शनि वापस उदय हो रहे हैं। अभी शनि क्या है, पिता के घर में बैठे हुए थे। पिता और पुत्र का सिद्धांतिक मतभेद तो शुरू से ही रहा, दुनिया जानती है इनकी, शनि और सूर्य की। और ये अभी शनि पिता के साथ बैठे हुए थे, पिता के त्रिकोणी उसमें बैठे हुए थे। लेकिन अब शनि जो है उदय हो रहे हैं। शनि उदय होते हैं, शनि न्याय के देवता हैं, वो बिल्कुल न्याय करने में देरी नहीं लगाते हैं। तो आपको आने वाले दिनों में कई न्याय संगत निर्णय देखने को मिलेंगे। और मेरा एक अध्ययन ये कहता है, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मेरा एक अध्ययन ये कह रहा है, आने वाले दिनों में अब प्लैनेट्स मूवमेंट जो 12 फरवरी के बाद प्लैनेट्स के मूवमेंट बनेंगे, हमको 2-3 चीज़ें देखने को मिल सकती है। नेचुरल डिजास्टर की आप बात कर रहे हैं तो शायद आपको याद होगा, मैंने ये जो उत्तराखंड का जो मसला चल रहा है कब लिखा, आपको याद होगा, नवंबर के आसपास मुझे ध्यान आ रहा है। एग्री, ठीक है। अब आप देखिएगा 12 फरवरी के बाद एक प्लैनेट्स के मूवमेंट ऐसे बनेंगे कि चाइना और पाकिस्तान से भारत का तनाव बढ़ेगा, ऐसा मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कहता है कि अब आने वाले दिनों में हमारे जो निकटतम हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारा तनाव बढ़ेगा। और चूंकि तनाव बढ़ने के कारण भी राहु का नक्षत्र का बदलना है, ये भी एक मेरा अध्ययन कहता है।
तो ये इस पर अपन कभी डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आज शनि उदय हुए हैं और शनि नेगेटिव कभी, ऐसा नहीं सब कुछ नेगेटिव होता है। शनि जिन लोगों की कुंडली में फेवरेबल है वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, देखिएगा आप। मैं नेगेटिव एस्पेक्ट बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं कि शनि अब बहुत लाभकारी साबित होंगे। शनि लाभकारी साबित होंगे, ये बात सही है। और तमाम सारे प्रिडिक्शन से इंदौर में भी एक अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है जिसमें तमाम सारे ज्योतिष शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों की जानकारी राजा भाई ने नवंबर माह में दे दी थी कि ऐसा होने की संभावना है। पर आज ये योग भी ऐसा है कि आज हम एक टॉक शो के लिए बैठे और 9 फरवरी है, 9 फरवरी रात को 8:35 पर इस तरह के ग्रह योग है जिनका मिलन होना है। ग्रह जो है वो साथ में आने वाले हैं, तो उसके प्रिडिक्शन पर हमने बात की। राजा भाई इन योगों के बारे में बात कर ली, इन ग्रहों के बारे में बात कर ली, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के योग क्या हैं? इस बार बहुत आक्रामक रुख में नजर आ रहे हैं सरकार, क्या कह रहे हैं उसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने देखिए। हर व्यक्ति ये मतलब चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो या आम जनमानस हो, शिवराज बदले बदले, शिवराज के स्वर बदले बदले क्यों हैं? शिवराज एकदम अपना मेकओवर कैसे चेंज कर रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खास तौर से पॉलिटिकल कॉरिडोर में। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आजकल देखा आपने नया ट्रेंड चल पड़ा है। शिवराज सिंह चौहान जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठते हैं तो 2-4 कलेक्टर कमिश्नर को वहाँ से हटा के उठते हैं। आपने कल देखा कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस थी, 2-3 IPS नीमच के कलेक्टर, तमाम प्रकार के लोगों को वहाँ से मतलब उनकी इमीडिएट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो ऑनलाइन ऑर्डर देने लगे आजकल कि इसको हटा दिया जाए। ये स्वर बदलने में इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 15 साल तक शिवराज रहे, 15 साल तक शिवराज का जो स्टाइल रहा वो सबको साथ लेके चलने वाला था। और यही शिवराज की सबसे बड़ी USP थी कि वो हम्बल थे, इजी कनेक्टेबल थे और सबको बहुत अच्छी तरह सुनते थे। इस पारी में शिवराज थोड़े से मैं कहूँगा बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है वो अपने इमेज को चेंज करने के लिए ये नया रूप धारण उन्होंने किया है। अब इमेज को चेंज करने के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? इमेज को चेंज करने के पीछे लॉजिक ये हो सकता है कि मेरा ऐसा मानना है वो योगी जी की कॉपी कर रहे हैं। कॉपी शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि योगी जी पहले दिन से ही उनका काम करने का स्टाइल यही रहा है। वो जब चेयर उन्होंने संभाली थी तब भी ब्यूरोक्रेसी पे उन्होंने अच्छी होल्ड रखी और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बदतर स्थितियां थी उसको सुधारने में योगी जी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। आपको ध्यान है सैकड़ों की तादाद में इनकाउंटर हुए, सैकड़ों की तादाद में उन लोगों की प्रॉपर्टियां जब्त हुई जिन्होंने दंगे किए वहाँ पे। तो ये ट्रेंड कहाँ से आया? ये ट्रेंड आया उत्तर प्रदेश से, योगी जी के माध्यम से। अब मैं आता हूँ मध्य प्रदेश पे। योगी जी ने जब लव जिहाद का कानून सदन में पास किया तो फिर मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद का कानून सदन में पास हुआ। योगी जी ने माफियाओं पे कार्रवाई शुरू की तो मध्य प्रदेश में भी माफियाओं पे कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन माफियाओं के मामले में कमलनाथ पहले ही इनिशिएट मध्य प्रदेश में कर चुके थे। कमलनाथ ने भी जो शुद्धि का मुझे कोड याद नहीं आ रहा है, शुद्धि जो इन्होंने जब तुलसी सिलावट उसके मंत्री हुआ करते थे उस समय शुद्धि को लेकर अभियान चलाया था। कमलनाथ ने कई माफियाओं पे कार्रवाई करना शुरू की। तो मुझे लग रहा है ये शिवराज सिंह चौहान उस बात को टेक अवे लेके जा रहे हैं कि अब मुझे अपना बदला बदले से शिवराज, जिसको मैं कहता हूँ शिवराज के बदले हुए स्वर, ये इसके बड़ा पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने इमेज को बदलना चाहते हैं कि अब मैं बहुत ही हार्डकोर डिसीजन मेकर हूँ, हार्डकोर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, अब आप मुझे पुछले वाला शिवराज मत समझिएगा। कि देखिए पिछली टर्म में शिवराज को अफसर चला लेते थे मतलब मैं चलिए आगे की बात करता हूँ। शिवराज को वल्लभ भवन में बैठने ही नहीं देते थे ये लोग। कोई ना कोई योजना के नाम से उनको कमंडल के नाम से, कलश के नाम से, यात्राओं के नाम से, तंबुओं के नाम से उसको 24 घंटे 365 दिन काम पे लगा के रखते थे कि साहब आप तो ये करो, इससे जनता जुड़ेगी, कभी तीर्थ दर्शन करो, कभी जन दर्शन करो, कभी फलानी यात्रा करो। तो उस समय शिवराज वल्लभ भवन में बैठते कहाँ थे? चलिए बताइए आप। शिवराज सिंह चौहान 2018 तक सरकार में बैठते कहाँ थे? हालांकि बैठते तो अभी भी नहीं है वो, राउंड द क्लॉक उनको, मुझे लगता है कि माइक मंच उनकी कमजोरी है, मंडप उनकी कमजोरी है, तंबू उनकी कमजोरी है और ये इवेंट मैनेजमेंट वाले कहीं ना कहीं अपने आयोजन को चालू रखते हैं। लेकिन शिवराज अपनी इमेज को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है।
बहुत गहरी बात कही है राजा भाई ने। शिवराज बिखरे और बिफरे हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज अपनी इमेज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अफसर उनको इधर उधर घुमा दिया करते थे, लेकिन अब शिवराज बहुत अलग किस्म से काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर जो काम कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, और जो संदेश जनता के कामों के लिए जा रहा है, जनता के कामों को लेकर जो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उनके पेंडिंग काम नहीं निपटा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आम जनता के लिहाज से काफ़ी अच्छा काम है। क्या लगता है इस तरह जो कार्रवाइयाँ हो रही है, इससे अधिकारियों का मनोबल गिरेगा इस तरह से हटाने से? बहुत ही वाजिब प्रश्न है ये, और एकदम आपने सही फरमाया कि आप जब किसी को ऑनलाइन बैठे हुए देखिए, कार्रवाई करना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना सरकार का काम है, कैसे चलाया जाना चाहिए ये भी शिवराज का ही विशेष अधिकार है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ऐसे ऑनलाइन आप जब किसी को हटाते हो तो एक बड़ा संदेश ये जाता है काम करने वाले लोगों पे कि क्या करें और क्या न करें, हमसे कहाँ गलती हो सकती है और कहाँ गलती हुई है, इस पे भी देखा जाएगा। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि ये ट्रेंड जो है चला कहाँ से, ये ट्रेंड चला, मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के अंदर, जब मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाले थे 28 सीटों पे, और उज्जैन में एक शराब कांड हुआ। उज्जैन की जहरीली शराब कांड में वहाँ के जो तत्कालीन एसपी थे वो खुद स्वयं वेंटिलेटर पे थे उन दिनों में कोविड के चलते। मेरे को ऐसा याद आता कि इंदौर के अरविंदो में वो भर्ती थे जी जी, और यहाँ से भर्ती होकर ठीक होकर गए होंगे, मुश्किल से 1-2-4 दिन ही हुए होंगे, और उनके पास उनके लिए ऑर्डर आता है कि जहरीली शराब कांड में आप जिम्मेदार हो, और उनको हटा दिया जाता है। उस समय शिवराज ये मैसेज देना चाहते थे कि मैं जीरो टॉलरेंस में हूँ, जीरो टॉलरेंस मेरी कार्य पद्धति रहेगी, मैं अब इनको बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा तो आज भी मानना है बतौर पत्रकार कि वो निर्णय जो था सरकार का ठीक नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति खुद वेंटिलेटर पर सांसें ले रहा है उसको ये थोड़ी मालूम है कि वहाँ अभी क्या हो रहा है। और वो फिर शराब के मामले में तो आबकारी पे आप क्या कार्रवाई करते हो? आबकारी भी तो जिम्मेदार इस मामले में, आप केवल एसपी को हटाते हो, आबकारी ने क्या किया? खैर ठीक है, ये सरकार का विशेष अधिकार है, सरकार को किसको रखना है किसको हटाना है इसमें हमारी कोई ओपिनियन और सजेशन नहीं है। लेकिन ये कहानी चली वहाँ से। फिर आप देखिए वहाँ उसके बाद घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो एक वीसी के अंदर ग्वालियर के निगम आयुक्त को ऑनलाइन हटा दिया जाता है। फिर घटनाक्रम चलता है तो फिर जहरीली शराब मुरैना में होती है, वहाँ कलेक्टर और एसपी दोनों को हटा दिया जाता है। अच्छा है, संदेश ठीक जाना चाहिए कि यदि गलत हो रहा है तो उस पर नकेल होना चाहिए, लेकिन जस्टिफाइड भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसके पीछे कारण क्या था वो जस्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि कोई एक दिन का शासन नहीं है, ये शासन रोज चलेगा। कितनों को हटाओगे, कब कब हटाओगे, और किसको हटाओगे, किसको लाओगे, फिर क्या उनको भी हटाओगे? इसकी प्रक्रिया लंबी है, ध्यान रखिएगा आप। तो मेरा मानना है कि शिवराज अभी ओरिजिनल शिवराज की मुद्रा में नहीं है, शिवराज अभी एक आवरण में है, ऐसा मेरा आरोप है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक आवरण में है, ऐसा राजा शर्मा जी का मानना है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं राजा भाई, जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम आए, चुनाव परिणामों के बाद शिवराज सिंह चौहान का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है, इस बात से आप सहमत होंगे। और लेकिन जिस तरह से चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, पहले शिवराज अकेले निर्णय लेते थे, अभी भी वो स्थिति नहीं है। अभी कहीं न कहीं महाराज या सुहास भगत या वीडी शर्मा और हाईकमान, इतनी सारी चीज़ें उनके साथ चलती हैं। नहीं, अब तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, फिर आप कहोगे कि बार बार रिपीट कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि अब मध्य प्रदेश में शिवराज भाजपा अलग है, महाराज भाजपा अलग है, और संगठन की भाजपा अलग है, दिल्ली की भाजपा अलग है। दिल्ली वालों की मॉनिटरिंग अलग रहती है, महाराज भाजपा की अपनी कंडीशंस रहती है, शिवराज भाजपा अपने आप में ऑलरेडी शिवराज भाजपा है ही। 2018 तक एकमात्र शिवराज निर्णायक हुआ करते थे, 1 से 10 तक वही निर्णय करते थे क्या मध्य प्रदेश में होगा क्या नहीं होगा। लेकिन नोट कीजिएगा, 2018 में जब जनता ने आपको खारिज कर दिया तो दिल्ली वालों को समझ में आ गया कि शिवराज को तो लोगों ने खारिज कर दिया, भले वो 18 सीट से किया हो, 20 सीट से किया हो, सब्जेक्ट ये नहीं है, आपको जनता ने विपक्ष में बिठा दिया। फिर आपने शाम दाम दंड भेद छल कपड़ प्रपंच से सरकार बनाई, वो दुनिया जानती है, उस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब वो दौर नहीं रहा है जब 2018 के पहले आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय आप शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, मध्य प्रदेश के सर्वमान्य लीडर, उनके लीडरशिप के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर आती थी। और उसके बाद अभी जो सरकार है, ये सरकार अनेक गुणा भाग की सरकार है, इसमें शिवराज सिंह चौहान बहुत ज़्यादा निर्णायक भूमिका में नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सब कार्यक्रम उनको करना है, लेकिन निर्णय जो है उनके अब सर्वमान्य नहीं है आज की डेट में।
महाराज के अपना प्रेशर रहता है, संगठन का अपना प्रेशर रहता है, दिल्ली वालों की अपनी मॉनिटरिंग रहती है और दिल्ली वालों के अपने निर्देश और गाइडलाइन रहती है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि अब वो स्थितियां नहीं रही है। जब शिवराज पिछले 3 टर्म के शिवराज अलग हुआ करते थे, अब शिवराज अलग है, इसलिए वो अपने आप को ताकतवर शो करना चाहते हैं कि नहीं मैं उतना ही ताकतवर हूं। आप पूछ लीजिएगा उन अफसरों से, जब वीसी में बैठते हैं तो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं आपका मुख्यमंत्री हूं, तो दुनिया को मालूम आप ही मुख्यमंत्री हो, बताने की क्या जरूरत है? क्या साबित कर रहे हो कि मैं आपका मुख्यमंत्री हूं? इशारा क्या है? इशारा क्या महाराज की तरफ है? इशारा क्या संगठन की तरफ है? अरे आप हो तो दुनिया को मालूम है ना कि आप मुख्यमंत्री हो, आप ही निर्णायक रहोगे। अब ये ओवर प्ले करने की कोशिश की जा रही है कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मेरी सुनी जाए, और ये संदेश दिया जा रहा है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री हूं, मैं आपको रोज मॉनिटर कर रहा हूं। इसलिए ये ऑनलाइन लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है सर। बहरहाल ये शासन प्रशासन का विषय है, मुख्यमंत्री के अपने निर्णय हैं, अपने विशेष अधिकार हैं जिनका वे उपयोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो एक अभियान शुरू किया था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। नया इसमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। राजा भाई, हमने बात की ज्योतिषी आकलन की, बात की मध्य प्रदेश के बदले बदले से सरकार जो शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं उसको लेकर बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक आपदा जो आई है उत्तराखंड में, उसको लेकर क्या कहते हैं? कई सारे सवाल उस पर उठ खड़े हुए हैं। कई सारे संगठन हैं जो पर्यावरण को लेकर काम करते हैं, उन्होंने पहले चेता दिया था। कई सारी बातें हुई है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। और इसको लेकर क्या कहते हैं आप? 30 जनवरी 2021 की रिपोर्ट है, बहुत पुरानी नहीं है, आज से 10-12-15 दिन पुरानी है। 4 धाम ऑल वेदर रोड टू क्लेम ओवर 56,000 ट्रीज, ये रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि यदि आप वहाँ पे जो आपका नया प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें गवर्नमेंट को जो साइंटिफिक लोगों ने रिपोर्ट सबमिट की, वो 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, आपके सवाल का जवाब उसमें मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्बिशियस 4 धाम रोड प्रोजेक्ट दैट विल लिंक द शाइन टाउन ऑफ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री थ्रू वाइडनिंग द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ हिमालयाज रोड is leading to felling of 56,000 trees in ecological frag mountain range. These around 36 trees have already been filled up with rest are on the way. कहने का मतलब ये, जब आप पेड़ काटोगे, जब आप पहाड़ों से पेड़ हटाओगे, मुझे फिर ये बात एकदम बहुत अच्छी लग रही है कि एक अखबार ने भी हेडिंग दिया कि पहाड़ का भी सब्र टूट सकता है। पहाड़ का भी तो सब्र टूट सकता है, तो पहाड़ का सब्र भी तो टूट गया ना। 2013 में क्या हुआ था? आप उस पोलिटिकल देखिए, वो वैसे भी पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्रों में आप टनल बनाओगे, पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंगें बनाओगे, पावर प्रोजेक्ट लगाओगे, तो ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं जब आप करोगे तो आपके पास साइंटिफिकली आप बहुत अच्छा कर रहे हो, रास्ते बना रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन प्रकृति से खिलवाड़ तो हम कर ही रहे हैं ना। जो जैसी प्रकृति बसी हुई थी उससे हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जब ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो बह के जाएंगे कहाँ? चलिए बताइए, उसका रूट क्या आने का? या तो टनल के अंदर आएंगे या फिर उन नदियों में जाएंगे। नदियों में जाएंगे तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो मैंने 2013 में भी देखा है कि केदारनाथ में हिम प्रलय कैसा आया था। तो ये कोई मतलब नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटी तो है ही, लेकिन उसके पीछे हमारी कारस्तानी है। हम क्या कर रहे हैं उस क्षेत्र को डेवलपमेंट के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये एक बड़ा कारण है। तो जो अभी 2 दिन पहले हुआ है वो भी उसका ही एक बड़ा कारण है कि ग्लेशियर पिघले और उस नदी में बहाव आना शुरू हुआ। फिर हमने देखा कि पावर प्रोजेक्ट धराशायी हो गए। वहाँ जो लोग काम कर रहे थे, अभी भी मेरे हिसाब से 250 लोगों की मिसिंग है, 25 डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है वहाँ से। तो मेरा ये मानना है कि हम जब विकास करने जा रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी हमको देखने को मिलेंगे सर। बिल्कुल सही कहना है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हमेशा महंगी पड़ेगी। प्रकृति किसी को बख्शती नहीं है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। हम अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, कंक्रीटीकरण कर रहे हैं, तमाम सारे जो नेचुरल हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनकी जगह आर्टिफिशियल रिसोर्सेस पर काम कर रहे हैं। सरकार की योजना 4 धाम तीर्थ जो हैं उनको एक साथ जोड़ने की थी। 900 किलोमीटर की योजना, जैसा राजा भाई ने बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी। 56,000 झाड़ कटना थे, जिसमें से लगभग 35,000 कट चुके हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी एक बड़ा कारण है। हम सबको चेतने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। इस दिशा में हमें काम करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या, यही सब कारण है। और इन सब कारणों पर अगर हमने मौका आते अगर अपना सही रुख नहीं किया, हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो खामियाजा हमारे साथ हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेगी। एक स्टडी बताती है सर, उत्तराखंड में 80 से अधिक बिजली प्रोजेक्ट खतरनाक जोन में बन रहे हैं।
भूकंप और ग्लेशियर फटने पर लाखों लोगों का जीवन इससे प्रभावित हो सकता है। 2013 में जो केदारनाथ की त्रासदी भी आई थी, उसमें भी एक्सपर्ट व्यू का ऐसा मानना था। सही बात है। और इतने सारे जब पावर प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। वहाँ अगर इस तरह से आप प्रकृति पहाड़ों के बीच में ब्लास्ट करेंगे, वहाँ पर आप जो निर्माण करेंगे, नेचर के साथ छेड़छाड़ हमेशा महंगी पड़ेगी। ये बात सही है। उसका खामियाजा इसके पहले हम केदारनाथ त्रासदी में भुगत चुके हैं, अभी फिर भुगत रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ फिर एक अलार्म है, फिर एक संकेत है कि कृपया आप समझ जाइए, संभल जाइए। अपने आसपास के झाड़ों को, पेड़ों को अंधाधुंध कटिंग मत कीजिए, सीमेंटीकरण मत कीजिए, ज़मीन के अंदर पानी जाने दीजिए और हरियाली को मेंटेन रखिए। मुझे लगता है तमाम सारी बातें हमने कही, ग्रह योग और राजनीति, उस जिसमें राजा भाई की महारत हासिल है। अपनी पत्रकारिता के साथ जो वास्तु, या वास्तु नहीं मैं ज्योतिष कहूँगा उसको, ज्योतिष का जो मैच करते हैं, मिलन करते हैं, उसमें कई सारी अच्छी चीज़ें निकल कर आती हैं और लगातार हॉटलाइन पर हम इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं। साथ ही शिवराज सिंह चौहान बदले बदले से नज़र आते हैं सरकार, उस पर भी हमने गहरी चर्चा की और उत्तराखंड की त्रासदी पर बात की। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दी इजाज़त। नमस्कार।